एक मर्द के लिए उसकी इज्जत और किरदार सबसे अहम होता है, और अगर वो मर्द अपनों से दूर परदेश में बैठा हो तो उसके लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना होता है, खासकर अगर वो शादीशुदा मर्द हो। मेरी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद मुझे अपनी बीवी को छोड़कर लेबनान जाना पड़ा। तो जो कुछ वहां की औरतों ने मेरे साथ किया, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बिस्तर से उठा और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। मुझे गुस्ल करना था। मेरी लेबनानी मैडम ने रात जो कुछ मुझसे करवाया था, उसके बाद गुस्ल करना मुझ पर जरूरी हो गया था। मैं शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हुआ और आंखें बंद करके रात के एक लम्हे को सोचने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों जितना ज्यादा मैं सोच रहा था उतना मेरा दिमाग बंद हो रहा था। रह रहकर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आ रहा था, जिसे मैं पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ गया था। मेरी लेबनानी मैडम ने जो हरकत की थी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो जानती थी कि मैं शादीशुदा, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उन्होंने रात मेरे साथ ये सब कुछ किया था। शावर के पानी के साथ मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और ये बात जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह मेरी लेबनानी मैडम ने। मेरा नाम मुनव्वर है, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरी शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि अचानक ही मुझे लेबनान की कंपनी से फोन आ गया। मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। उस नौकरी के लिए मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था नौकरी मुझे उस वक्त मिलेगी जब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँगा। इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसीलिए जब मुझे ये नौकरी मिलने की खबर मिली तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी बीवी बानो, जिसे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, उसे पता चला तो उसने एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया। इस कदर रोई कि मैं बयान नहीं कर सकता। कहने लगी कि मुनव्वर, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ना ही शादी से पहले आपने कोई ऐसी बात की थी। ये तो सरासर ज्यादती है मेरे साथ। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि मैंने तुम 2 साल पहले इस नौकरी के लिए कोशिश शुरू की थी। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह शादी के 10 दिन बाद मुझे मिल जाएगी। ये सब तो तुम्हारे नसीब से मुझे मिल रहा है। देखो, मैं लुबनान जाऊंगा तो हम दोनों के ही नसीब अच्छे होंगे। बानो ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके लिए आपसे दूर रहना पड़े। इससे पहले कि मैं बानू की बातों में आकर इनकार करता, हमारे झगड़े की आवाज पर मेरी माँ कमरे में चली आई। पर जब उसे मेरी इस नौकरी का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुई। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी, मुनव्वर, हरगिज भी इनकार ना करना। तुम्हारी ये नौकरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहनों और तुम्हारे आने वाले बच्चों के हक में बहुत बेहतर साबित होगी। अभी शादी के लिए छोटी 3 बहनें एक घर बैठी हैं, और फिर सोचो कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो इस महंगाई के दौर में तुम कैसे उनके खर्चे उठा पाओगे। बानो अभी रुखसत होकर आई है, वो इन बातों को नहीं समझती। जब घरदारी की जिम्मेदारी पड़ती है तब औरत को पता चलता है कि पैसा किस कदर अहमियत रखता है। अम्मा के आगे बानो बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी बरसती आंखें बता रही थी कि वह अम्मा की बातों से इख्तलाफ रखती है। एक तरफ माँ थी जो चाहती थी कि मैं मुस्तकबिल की खुशियों की तलाश में परदेश में चला जाऊं, और दूसरी तरफ बीवी थी। जब कुछ समझ न आया तो मैं घर से बाहर निकल पड़ा। ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान बैठा था। मेरे पूछने पर कहने लगा, यार मुल्क के हालात इतने खराब है, कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक ही मेरी नौकरी छूट गई है। बताओ ऐसे हालात में मैं क्या करूं। 2 बच्चों का साथ है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। दिल चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी। मैंने उसे तसल्ली तो दी, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था कि अब उस मुल्क में रह कर नौकरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी भी मेहनत कर ली जाए, महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह की वजह से खर्चा उठाना नामुमकिन हो रहा था। और बस उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अपने और बानो के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं यह कदम उठाऊं। मैंने बानो के रोने धोने को, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मैं बस पैकिंग कर रहा था। कंपनी ने मेरा वीजा, टिकट सब कुछ हफ्ते भर में ही भेज दिया था। बानो की माँ ने भी उसे बहुत समझाया था कि मेरे लेबनान जाने से उसके हक में ही बेहतरी आएगी, लेकिन वो तो बस मेरा साथ चाहती थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ कर एक ही बात कहती थी, मुनव्वर, मुझे छोड़कर ना जाए। जब मैं उसके आगे हारने लगता तो उसका हाथ झटक कर कमरे से निकल जाता। मेरे लिए भी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाना मुश्किल था, लेकिन ये हम दोनों के लिए बेहतर फैसला था। और फिर वो दिन आ गया जब मुझे बानो से जुदा होकर लेबनान के लिए फ्लाइट लेनी पड़ी। बानो की हालत ने मेरा दिल चीर दिया था, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि 2-4 दिन में वो मेरे बगैर रहने की आदी हो जाएगी। जब उसकी सारी जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी होंगी तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये सब कुछ उसी के लिए तो किया है। मुझे जिस कंपनी ने बुलाया था उन्होंने ही रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया था, इसीलिए रिहाइश का कोई मसला नहीं था। कई घंटों की फ्लाइट के बाद जब मैं यहाँ पहुंचा, सबसे पहले मैंने घर पर ही फोन लगाया था।
बानो ने मुझसे बात नहीं की थी, वो सख्त नाराज थी। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगी फिक्र ना करो, कुछ दिन की बात है, मैं उसे खुद समझा लूंगी। अम्मा से खैर खैरियत और मुझे फोन रखना पड़ा। बानो के इस रवैये ने मेरे दिल को दुखाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर जिद्दी साबित होगी। बजाय हमारी मजबूरियों को समझ कर मेरा साथ देने के, वो मजीद मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। पहले दिन तो मैंने आराम किया और दूसरे दिन उस कंपनी को पहुंच गया जहां मुझे हायर किया गया था। मेरी मैडम एक लिबनानी औरत थी जिनके साथ मुझे काम करना था। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मेरी तो हम दोनों इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी खैर खैरियत भी पूछी और मुझे अपने मुल्क खुश आमदीद भी कहा। मैडम के अंदाज कुछ अजीब थे। मुझे अपने सामने बिठा कर वो सर से पैर तक ऐसे देख रही थी कि मैं अपने आप में सिमट कर रह गया था। उनकी नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई थी। शायद मैं गैर मुल्की था, इसलिए वो अच्छी तरह मेरा जायजा ले रही थी, या फिर कोई और बात थी, मुझे अंदाजा नहीं हो सका। खैर नौकरी का पहला दिन काफी मसरूफ गुजर गया था। सारा दिन मैं मैडम के साथ साथ था। वो मुझे काम समझा रही थी। यहाँ काम करने का तरीका पाकिस्तान से मुख्तलिफ था। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता। कोई बढ़कर अपने काम से गफलत नहीं बरत सकता था। और फिर जब छुट्टी का वक्त आया तो मैडम ने मुझे ऑफर की कि मैं उनके साथ उनके घर डिनर पर चलूं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो वो कहने लगी, आप हमारे मेहमान हैं, पहले दिन तो हमारे साथ डिनर बनता है। वो मेरी मालकिन थी, इसलिए इनकार करना मुमकिन नहीं था। मैं उनके साथ उनके घर चला गया था। बहुत ही खूबसूरत सा बंगला था। यहाँ की हर चीज पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत थी। मैडम ने मुलाजमा को कहकर खाने की तैयारी शुरू करवाई और मुझसे कहने लगी कि ड्राइंग रूम में बैठने से अच्छा है मेरे कमरे में चलो। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। मैं खैर औरत के कमरे में मुंह उठा के चला जाऊं, कम से कम मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी और ना ही पाकिस्तान की तहजीब ऐसी थी। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं ड्राइंग रूम में ही ठीक हूँ। वैसे भी मेरी मैडम अकेली औरत थी। घर पर एक मुलाजिम और मैडम के सिवा कोई नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा एहतियात बरत रहा था। अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं एक अकेली औरत के घर में कभी कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैडम मुझे लिबास तब्दील करने का कहकर चले गए। वो जब वापस लौटी तो उन्होंने एक बहुत ही फैशन वाला सूट पहन रखा था जो मुझे नजर चुराने पर मजबूर कर रहा था। वो कहने लगी कि अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो, हम कंपनी से बाहर हैं, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, सुकून से हम बात कर सकते हैं। वो मेरे बिल्कुल बराबर आकर बैठ गए तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आज से पहले मैं किसी औरत के साथ तन्हाई में इस कदर करीब नहीं बैठा था। मैडम मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बातचीत करने लगी और बानों के मुतालिक सवाल पूछने लगे। मुझे हैरत हुई कि उन्हें मेरी बीवी में इतनी क्या दिलचस्पी हो गई है, लेकिन उनके सारे सवाल जवाब ही मेरी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे और बानू के जाती ताल्लुक के हवाले से भी सवाल कर लिया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मगर मैं ये सोच कर खामोश रहा कि शायद यहाँ ऐसी बातें आम हो, पर लोग किसी की जाती जिंदगी के बारे में सवाल करते झिझक महसूस ना करते हो। और फिर उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही। कहने लगी कि 2 साल से तुम्हारी फाइल मेरे सामने थी, लेकिन उस वक्त तुम कब आ रहे थे? जब मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो गए हो तो उस वक्त मैंने तुम्हें नौकरी के लिए बुलवाया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा मर्द को ही रखना चाहती थी। जब पहली दफा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो तुम मुझे बहुत पसंद आए थे और फिर जैसे ही तुम्हारी शादी हुई मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी के लिए बुला लिया। मैंने हैरत से मैडम से पूछा, मेरी शादीशुदा होने से इस नौकरी का क्या ताल्लुक है? मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो कहने लगी कि पाकिस्तानी मर्द अगर शादीशुदा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं ना समझी से उन्हें देख रहा था। वो हंस कर कहने लगी, कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैंने मैडम के साथ खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था और उसके बाद जब रुखसत की इजाजत लेने लगा तो मैडम कहने लगी, रात बहुत हो गई है, अब तुम यहीं रुक जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया कि कैसे वो मुझे अजनबी को अपने घर पर ठहराने की बात कर सकती थी, जबकि वो खुद भी यहाँ अकेली रहती थी। आज हमारी पहली ही तो मुलाकात थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे इजाजत ली और अपने फ्लैट पर चला आया। मेरी लबनानी मैडम कम से कम मेरी समझ से तो बाहर थी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें सभी बहुत पुरअसरार लगती थी, लेकिन उस सब के पीछे उनका क्या मकसद था इस बात का अंदाजा मुझे फिलहाल बिल्कुल भी नहीं हो सका था। जब बानो से बात भी करनी थी मैंने बानो को फोन लगाया, लेकिन उसने तो मेरा फोन ही ना उठाया। तंग आकर मैंने अपनी बहन को फोन लगाया और उससे कहा कि अपनी भाभी से मेरी बात करवाओ। मेरे सख्त लहजे पर मेरी बहन घबरा गई।